सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हुकूमत की जानिब से ब्रॉड शीट स्कैंडल की तहकीकाती कमेटी के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद का नाम आया तो नून लीग समेत अपोजिशन की तमाम बड़ी जमातों ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की तैनाती पर एतराज़ किया और उसे मुस्तरद कर दिया। नून लीग की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि जस्टिस अजमत सईद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा केस का फैसला सुनाने वाले जजेज में शामिल थे। जिस वक्त नैब ने ब्रॉड शीट से मुआहिदा किया वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब थे। नून लीग ने यह भी एतराज़ उठाया कि अजमत सईद शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी थे, मगर कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पर यह वाज़ेह कर दिया कि ब्रॉड शीट की एक रुकनी तहकीकाती कमेटी जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर ही मुश्तमिल होगी। हुकूमती फैसले पर ब्रॉड शीट तहकीकाती कमेटी के सरबरा को तनकीद का निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि जस्टिस अजमत सईद मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश के हिस्सेदार और करता धरता थे। जस्टिस अजमत सईद ने जाती तौर पर असरअंदाज होकर नवाज शरीफ के खिलाफ JIT बनाई और जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर अफसरान को JIT में शामिल किया। मरियम नवाज ने इस बारे में क्या कहा, जरा सुनिए। जस्टिस अजमत सईद साहब जो है उनको कौन नहीं जानता कि कितनी उन्होंने नेक नामी कमाई थी जब वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे। ज़ाती तौर पे असरअंदाज होकर उन्होंने JIT बनवाई। बदनाम ज़माना JIT को आज तक व्हाट्सएप ज़दा JIT के नाम से याद किया जाता है। उसके बानियों में उनका नाम शामिल था। एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश थी, उसमें वो बहुत बड़ा उसका हिस्सा थे, उसके करता धरता थे। ब्रॉड शीट की तहकीकाती कमेटी का सरबराह बनाए जाने पर मरियम नवाज ने आज जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को खबरदार भी किया। कहा कि ब्रॉड शीट मुआहिदे के वक्त वो नैब के ओहदे पर थे। जस्टिस अजमत को ब्रॉड शीट तहकीकाती कमेटी की सरबराही से खुद ही दस्तबरदार हो जाना चाहिए, वरना पाकिस्तान की आवाम के सामने जो पहले ना ला सके थे वो अब लाना पड़ेंगे। इस बारे में मरियम ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। ये चीज़ ओरिजिनेट की, ये ब्रॉड शीट हुई, उस वक्त वो नैब के ऑफिसर थे। इज़्ज़त से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज़ करना चाहिए अपने आप को, और उनको ये कहना चाहिए कि मैं क्योंकि ख़ुद इसमें इन्वॉल्व हूँ इसलिए आप मुझे स्पेयर करें, वरना पाकिस्तान की आवाम के सामने फिर कुछ और हक़ाइक़ जो कि उस वक्त शायद हम नहीं ला सके सामने, फिर वो हमें लाने पड़ेंगे। तो सिर्फ जस्टिस अजमत सईद को खबरदार ही नहीं किया बल्कि सियासी गुफ्तगू भी यहाँ पर उन्होंने की और बिलावल की वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़ पर मरियम नवाज़ का कहना था कि PDM में इस वक्त मिसाली कोऑर्डिनेशन है। बिलावल की इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ TV पर सुनी है और बिलावल के पास इन हाउस तब्दीली के लिए अगर नंबर्स पूरे हैं तो अपनी तजवीज़ वो PDM में सामने रखें, फिर हम उस पर गौर करेंगे। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, ये भी आप सुनिए। जहाँ तक बिलावल साहब की तजवीज़ की बात है, जो इन हाउस उन्होंने चेंज की बात की है, मैंने भी वो TV पे सुनी है। और अब जब तक PDM का इजलास नहीं होता, उन्होंने कहा कि मैं PDM की क़यादत को मनाऊंगा, तो मैं तो उनको कहती हूँ उनके पास अगर नंबर्स हैं तो ज़रूर शो करें। जब वो ये तजवीज़ PDM के सामने रखेंगे तो ये डिस्कस भी होगी वहाँ पर जो PDM की सारी जमातें डिसाइड करेंगी वो आपके सबके सामने आ जाएगा। तो अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए मरियम साहबा कह रही हैं कि बिलावल भुट्टो ये बताएं कि नंबर्स अगर पूरे हैं तो फिर हम इस पर सोचेंगे। PDM का जो अगला इजलास होना है उसमें बिलावल भुट्टो की इस तजवीज़ पर दीगर अपोजिशन जमातें गौर करेंगी। अब पीपल्स पार्टी किस हद तक कामयाब हो पाती है उनको मनाने में, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। खोसा साहब, बिलावल साहब अदम एतमाद की बात कर रहे हैं तो क्या नंबर्स आप लोग के पास पूरे हैं? क्या हुकूमत के इत्तेहादियों से आप लोग राब्ते में हैं, उनके अपने मेंबरान से राब्ते में? किस बुनियाद पर अदम एतमाद की बात हो रही है? देखें, ये प्रपोजल ऑलरेडी हमारी जो है PDM के पास मौजूद थी कि हमने हर ऑप्शन असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर हमने तमाम जो है अपना बरूएकार लाने हैं, जिस तरह से हम इस हुकूमत से अवाम को और रियासत पाकिस्तान को छुटकारा और निजात दिला सकें। तो ये कोई ये नहीं है कि हम कल को करने जा रहे हैं, ये हमने जाहिर है कि PDM में बैठकर इस पर गौर खौज होगा कि हमारे पास क्या नंबर। देखें, हमारे पास पहले भी है सेनेट की जो है हमारे पास तजर्बा मौजूद है कि 64 बंदे हैं
खड़ा करके हाथ जो है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ, और फिर जो है बीच में से गायब हो जाते हैं, और बाद में जब वो बैलेटिंग के बाद आते हैं तो 64 ही खाने पे आते हैं। लेकिन क्या की कि अलमिया ये है कि जो चूंकि जो ताकतें बरूए कार आती हैं जिसमें नैब को भी जो है हुकूमत इस्तेमाल करती है, और जो भी खलाई मखलूक भी बीच में आ जाती है, तो फिर आपकी मूव जो है वो फिजल आउट हो गई। हालांकि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ सेनेट में वाज़े तौर पर मौजूद थी अक्सरियत। ये नहीं कि हमारे बंदे सिर्फ गए थे, वो PMLN या दूसरी जमातों के भी बंदों ने डिफेक्ट किया। अब इसमें जाहिर है कि ये गौर करेंगे सारे बैठकर, क्योंकि देखें दो तरीके हैं। इस्तीफा तो देने वाले नहीं है इमरान खान, ये तो बात है कि अगर आप समझते हैं कि 30 जनवरी तक जो है इस्तीफा दे देंगे इमरान खान, तो वो इस्तीफा तो इतने गैरत वाला कोई भी नहीं है कि जाए। अब दूसरी बात रह गई कि फिर आपके पास लॉन्ग मार्च का एक ऑप्शन है, और इसी तरह आपके पास ऑप्शन जो है नो कॉन्फिडेंस के, इसी तरह आपके पास इस्तीफों के भी अल्टीमेटली एक एटम बॉम्ब है जो आपने आखिरी हरबे के तौर पर उसको इस्तेमाल करना है। तो ये तमाम ऐसे तरीके हैं जो आइन में जो है और जमहूरी भी हैं और आइनी भी हैं, और आप जो है जमहूरी जो तर्ज हुक्मरानी है उसमें आप ये तमाम हरबे इस्तेमाल करते हो। हमने ये नहीं कहा कि हम जा रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मूव करने जा रहे हैं या हमारे पास अददी बरसरी मौजूद है, लेकिन एक बात तयशुदा है, पंजाब भी और मरकज में भी PML सॉरी जो PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी अददी बरतरी बहुत थिन है, और वो भी कोलिशन को मिलाकर ये मांगे तांगे के लोग हैं जो उनके साथ हैं, और वो भी नाला हैं और नाराज हैं। तो इन ऑप्शंस पे काम किया जा सकता है। इनके एलाइज भी देखें, सियासत में यही होता है कि कल के आपके हरीफ जो है आज आपके दोस्त हैं, और आज आपके दोस्त जो साथी हैं वो कल आपके ऑपोजिट कैंप में भी चले जाते हैं। तो जब तंगी इतनी ज्यादा हो गई है उन ऑपोजिशन वालों की भी और जो है एलाइज की भी, कि वो भी समझते हैं कि उन्होंने भी जवाबदेही करनी है, वो भी इलेक्टेड लोग हैं, उन्होंने अपने हलकों में जाना है। जब वो हलकों में जाते हैं तो लोग उनका गरेबान पकड़ते हैं। वो लोग तो जब चेयरमैन सेनेट वाली अदम एतमाद आई थी, वो लोग उनके रिजर्वेशन तो हुकूमत के साथ तब भी यही थे, लेकिन उस वक्त आपको अददी अक्सरियत भी हासिल थी, लेकिन तब भी आप लोग कामयाब नहीं हो सके। अब यहाँ तो आपको अददी अक्सरियत भी हासिल नहीं है, तो फिर क्या एलाइज पे आप डिपेंड कर रहे हैं या हुकूमत के उन लोगों पर डिपेंड कर रहे हैं जो उनसे नाला हैं और आपके साथ कहीं अंदरूनी खाना राब्ते में? सिर्फ ये नहीं कि एलाइज नाला है, उनकी अपनी पार्टी के लोग बहुत सारे नाला हैं। आपका सोच है, मैं कहता हूँ ये जो कह रहे हैं ना कि ओपन हैंडेड कीजिएगा, ये इनको है कि ये सेनेट में अगर ये सीक्रेट बैलेट रही जो रहनी है, क्योंकि आईनी तरमीम के अलावा जो है ये हो नहीं सकता है। रेफरेंस ये सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह इनकी रेफरेंस में जो है पजीराई इनको नहीं मिलेगी। और क्योंकि इन्हें पता है ये क्यों ला रहे हैं तरमीम, कभी हुकूमत ऐसी लाती है, ये इसलिए ला रहे हैं, इन्हें पता है कि इन्हीं के साथ जो होने जा रहा है, इन्हीं के अपने जो मेंबरान हैं, MPAs हैं, या ऊपर मरकज में जो 2 सीटें खाली हैं। जब माजी में इनके साथ ये हुआ था, उन्होंने तो अपने 20 मेंबरान को पार्टी से निकाल बाहर किया था, और आप या नून लीग वाले तो अब तक उन लोगों को भी मंजर आम पर नहीं लाए जिन्होंने सेनेट वाले इलेक्शन में अपनी अदम एतमाद में अपनी जिम्मेदारियां, अपनी वफादारियां तब्दील कर ली थी। यार ऑपोजिशन के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। अब वो हुकूमत में है, आप वो पुरानी बातें छोड़ दें। उस वक्त तहरीक इंसाफ जो है ऑपोजिशन में थी, उनके कोई स्टेक्स नहीं थे, अब उनके स्टेक्स हैं और उन्हें इल्म है इस चीज का, इसलिए ये डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। 2.5 साल में जो कुछ इस PTI हुकूमत ने अवाम के साथ कर गुजरी है, अब कोई MPA खुदा साहब ये वफादारियां बदलने के लिए क्या कभी आप पर किसी जानिब से दबाव डाला गया? क्या शरी रहमान साहिबा पर डाला गया? क्या रजा रब्बानी साहब पर डाला गया? आप लोगों ने तो कभी अपनी वफादारी नहीं तब्दील की, क्या आप लोगों पर कभी दबाव डाला गया? छोड़ दें, हमारे ऊपर कई महीने तक वजारत खारजी रखी गई पेट्रियट का जब जमाना था, लेकिन जाहिर है कि हमारे लिए ये चीजें माने रखती ही नहीं है। अगर वफा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वो भी कोई इंसान है, वो भी कोई, मैं कहता हूँ जो अगर आपका किरदार नहीं है, अगर आपकी वफादारियां नहीं है, तो फिर आप इंसान ही नहीं है, और फिर आपको जो है कोई हक नहीं है। फिर ऐसे लोगों को सेनेट का टिकट क्यों देते हैं जिनका किरदार नहीं है, जिनके पास वफा भी नहीं है, जो ये प्रेशर दबाव बर्दाश्त भी नहीं कर सकते? फिर तो उनको पार्टी की तरफ से टिकट भी नहीं मिलना चाहिए।
नहीं मिलना चाहिए, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। देखिए, एक ही वक्त इलेक्शन था जिसमें जो है नजरियात पर वोट पड़ा था, और वो भुट्टो साहब का 1970 का इलेक्शन था। उसके बाद तो हम इलेक्टेबल चक्कर में पड़ गए कि ये इलेक्टेबल है, ये जो है इसके वोट हैं या इसका बैंक है, वो इधर से उधर उठाया जाता है, उधर से इधर उठाया जाता है, वफादारियां तब्दील करवाई जाती हैं। वो जो है फिर माशाअल्लाह जो खलाई मखलूक है वो फिर बड़े आराम से वो असरअंदाज होती है, हुकूमत बनाती है, हुकूमत गिराती है, वजीर आजम बनाती है, वजीर आजम हटाती है। ओवरनाइट बाप को बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनती है और ओवरनाइट उनको हुकूमत दी जाती है। मैंगल साहब हो गए, बुख्ती साहब हो गए, मरी साहब हो गए, वो खान ऑफ कलात हो गए, वो सब एक तरफ हो गए और एक नई एक खेप आ गई आपकी सियासत पे। इस तरह की जब तक ये बंद नहीं होगा हमारा खेल तमाशा, क्या मजबूत होना है जमहूरियत में, क्या मजबूत होना है। आइन हमारा दुनिया का बेहतरीन आइन है, लेकिन क्या उस पर अमलदारी हुई है? जब हम ऑपोजिशन में होते हैं सारी दुनिया के नारे मारते हैं, जमहूरियत के नारे मारते हैं, लोग को इज्जत दो का नारा मारते हैं, हम सब कुछ करते हैं, और जब हम हुकूमत में आते हैं वही एजेंसीज को हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक अगर आप बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ कि जो इस तरह से जो है टर्न कोड होता है उसको बिल्कुल टिकट नहीं मिलनी चाहिए। जो इस तरह वफादारी करता है उसको कोई पार्टी उसको जो है अदम एतमाद की तहरीक ज़ाहिर लाना तो आगे की बात है, लेकिन इस ऑप्शन पर आप लोग गौर कर रहे हैं। लेकिन अगर इस ऑप्शन पर आप लोग अमल करते हैं तो ये हुकूमत पर दबाव बढ़ाने वाली ये तजवीज़ होगी या हुकूमत को इससे रिलीफ मिलेगा? क्योंकि माजी का तजुर्बा तो आपके और उनके सामने ही है, तो वो तो इसमें रिलीफ महसूस करेंगे कि जैसे आप हुकूमत की साइड से खेल रहे हैं आकर। नहीं, देखें, पहले हम शुरू करेंगे स्पीकर के, जिस तरह चेयरमैन सेनेट का किया है स्पीकर से शुरू करेंगे कि स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आया जाए। वहां स्टेक्स कंपैरेटिवली आजमाइश होगी, देखेंगे कि उसमें किस तरह से बिहेव करते हैं, और फिर इन्हीं के लोग जो नाराज हैं वो किस तरह से करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं उसका इतना प्रेशर पड़ता है हुकूमत पर, इतना इस वक्त भी सेनेट के इलेक्शंस का इन पर इतना बोझ और प्रेशर है। आपकी सोच है, क्योंकि एलाइज जो है इनके वो अपना मांग रहे हैं, हिस्सा इसमें मांग रहे हैं। जो नाराज एमपीएज और एमएलएज और सेनेटर्स हैं वो अपनी जो है तकालीफ और अपनी महरूमियों का इजाला, उनको मुलाकात तक प्राइम मिनिस्टर से एक मुद्दत से नहीं मिली है, और फंड्स तो बड़ी दूर की बात है, या उनके प्रोजेक्ट या नौकरी किसी को दिलाना या वगैरह वगैरह जो भी है उनका जो लवाजमात होते हैं हुकूमती पार्टी में होने के, वो तो बिल्कुल अपने इस तरह समझ रहे हैं कि 2.5 साल से उनको जलील हो रहे हैं वो, और उस जिल्लत से वो छुटकारा हासिल करने के लिए एक एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं। और ये एवेन्यू उनको जब भी होता है इलेक्शन का, जब भी नो कॉन्फिडेंस होगा, वो देखें आप कि कितनी तंग होती है हुकूमत और किस तरह से वो उनको ब्लैकमेल करते हैं और किस तरह से उनकी गरेबान पकड़ते हैं कि आपने किया क्या है 2.5 साल में हमारे साथ। इस तजवीज़ पर आपके अपने एलाइज भी तो आपसे जवाब मांग रहे हैं। मरियम साहिबा भी कह रही हैं, मौलाना साहब भी कह रहे हैं कि आप पहले नंबर्स गेम बताएं। वो नंबर्स गेम तो अभी तक बिलावल साहब ने उनको बताया नहीं है। किस तरह से उनको मुतमईन करेंगे? क्योंकि आपके पास जो नंबर्स हैं वो तो अभी हुकूमत से अददी तौर पर कम है, तो उनको कैसे यकीन दिलाएंगे कि अगर इस ऑप्शन पर जाते हैं तो ये कामयाब ऑप्शन होगा? देखें, एक बात तो बड़ा वाज़ेह है कि हमने एक सीईसी में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका मैं भी रुकन हूँ, हमने सेर हासिल 6-7 घंटे बहस करने के बाद हमने तय किया कि हमें बाई इलेक्शंस में भी जाना है, हमें सेनेट के इलेक्शंस भी लड़ना चाहिए। और हमने कहा कि चेयरमैन साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, कि आप उनको कायल कीजिएगा, क्योंकि इससे सेनेट रुकती नहीं है, सेनेट का इलेक्शन रुकता नहीं है। पीडीएम ने और तमाम जमातों ने आपके उस ऑप्शन को माना भी, आपकी तजवीज़ को माना। मेनॉन इसके देखिएगा कि हमने 85 की असेंबली में बाहर रह गए, एक डायनामिक सी पॉलिटिक्स इस मुल्क की बदल गई, और हम अगर बाहर रहेंगे तो 2/3 उनके पास सेनेट में आ जाएगा और वो आइन के साथ तहस नहस कर देंगे, और 18वीं तरमीम भी शायद तरमीम करके जमहूरी वफाकी पार्लिमानी से सदारती निजाम पर ले आए। तो बताएं आप किधर जाएंगे और मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं हम? तो फिर जाहिर है कि ये चीजें सारी बैठ के डिस्कस होती हैं, और जब पीडीएम ने हमारी बात ये तस्लीम की, अब जरूरी नहीं है कि हम उनको कायल कर सकें, क्योंकि हमारे पास अददी इस तरह बरसरी नहीं है। ये मैं आपसे आगे तस्लीम करता हूं। हम नंबर क्या दिखाएंगे? हम डिपेंड कर रहे हैं उनके एलाइज की नाराजगियों पर, क्योंकि मैंगल साहब तो पहले ही छोड़ चुके हैं। हम डिपेंड कर रहे हैं उनके अपने अंदर से जो एक बेचैनी और सरासीमगी का आलम है। और साहब, अगर पीडीएम को आप कायल नहीं कर सके तो फिर पीडीएम के साथ चलते रहेंगे, या फिर आगे चल के राहें जुदा भी हो सकती हैं कि आपकी तजवीज़ अगर नहीं मानी पीडीएम ने, मौलाना साहब ने, मरियम साहिबा ने, तो फिर चलेंगे आप पीडीएम के साथ या अलहदा हो जाएंगे? बिल्कुल साथ चलेंगे। ये बिल्कुल आप दिमाग से, ज़हन से निकाल दीजिएगा कि हम किसी अंदाज से भी जो पीडीएम में फैसले मुतफिका होंगे, कौम और सियासत इस वक्त इसी चीज की मुतकाजी है कि हम मिलकर
मिलकर इस नाअहल, नालायक और इस सिलेक्टेड हुकूमत से आवाम की जान छुड़ाएं। क्योंकि अगर देखें जितनी जल्दी हो सके तो बेहतर है, क्योंकि जितना इन्होंने इस कौम को मकरूज कर दिया है, इस मुल्क को जितना बदहाली में धकेल दिया है, गुर्बत की दहलीज में अवाम को, महंगाई का बोझ जो है वो अवाम मुतामिल नहीं है। आप देखें हर रोज जो है बिजली का बिल बढ़ जाता है, तेल का, गैस का बढ़ जाता है, उसके बाद आपकी इस वक्त एक तासुर तो ये मिल रहा है कि पीपल्स पार्टी पहले एक तजवीज़ देती है, वो उसका अपना फैसला होता है और फिर उस फैसले को पीडीएम अपनी हिकमत अमली बना लेती है। यानी पीडीएम के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि पीपल्स पार्टी की वो तजवीज़ ना माने। तो कहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जहां तक ताल्लुक है वो हमने डिस्कस सीईसी में किया था, बाई इलेक्शंस और सेनेट सीईसी में बाकायदा से हासिल डिस्कशन की थी। ये एक आइडिया फ्लोट किया गया है कि ये ऑप्शन है, इस पर गौर कीजिएगा, गौर तलब ये ऑप्शन है। हमने इस्तीफों को ऑप्शन को भी खत्म नहीं किया, जायल नहीं किया, वो भी हमने चेयरमैन को सारे उन्हें इस्तीफे दे दिए हुए हैं अपने, लेकिन उसका कब इस्तेमाल होगा इस पर जो है जाहिर है कि पीडीएम मुत्तफिका फैसला करेगी, और ये हमारी नजर में ये आखिरी ऑप्शन और लास्ट एटम बॉम्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। जहां तक ताल्लुक है ये नो कॉन्फिडेंस का, ये एक आइडिया है, अभी इसको इस पर हमने हतमी नहीं कहा कि जाना है, हमने ये बिल्कुल नहीं कहा, ना सीसी में ये डिस्कस हुआ है कि हमने जाना है। ये एक आइडिया है, पीडीएम इसे जो है सरबराही कॉन्फ्रेंस में या रैली, ये जो अपने इस्तीफों को आप एटम बम करार दे रहे हैं, ये ऑप्शन और एटम बम होगा अगर ये अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई, लॉन्ग मार्च भी कामयाब नहीं हुआ, तब ये ऑप्शन आएगा। उस वक्त तक तो हुकूमत कितनी पूरा एतमाद हो चुकी होगी कि वो सेनेट बाई इलेक्शन में भी आपका सामना कर चुकी होगी, अदम एतमाद में भी सुरखुर हो चुकी होगी, लॉन्ग मार्च भी झेल चुकी होगी, तो आखिर में इस्तीफों से क्या फ़र्क पड़ेगा हुकूमत को फिर? ये देखिए आपको किसने कह दिया, जो महंगाई रोज की बढ़ रही है, लोगों की बेचैनियां रोज बढ़ रही हैं, आप देख नहीं रहे, रोज कभी टीचर्स हड़ताल पे हैं, कभी डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, कभी किसान हड़ताल में हैं, कभी कोई सबका कोई दिन बता दें जब पार्लियामान के बाहर या सूबाई असेंबली के बाहर या कोई एहतजाज करना, कोई ना कोई तबका ना हो। देखें इतनी ज्यादा जो महंगाई हो गई है इस मुल्क में, हर तबका पाकिस्तान का जो है वो एहतजाज कुना है, और एहतजाज हुकूमत ही से होती है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हजारा इशू को देख लें जिस तरह इन्होंने मिस हैंडल किया, या जितने भी इशूज हैं, अब एक एक करके अब ब्रॉडशीट आ गया है, ब्रॉडशीट में हुकूमत ने 7 अरब रुपया दे दिया बगैर एक पैसा वसूल किए बगैर दे दिया। कैसे दे दिया, क्यों कर दे दिया? अब इन्होंने जी एक कमीशन बना दिया जो है शेख अजमत सईद शेख साहब को बिठा दिया। वो खुदा का खौफ करो, अजमत सईद शेख साहब को क्यों आप एम्बैरस कर रहे हो? एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज है, सीनियर जज है, उनको क्यों आप इतना एम्बैरस कर रहे हैं? उनको आपने शौकत खानम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे रखा हुआ है। वो उस वक्त जब ये मुआहदा 2000 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया था, वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल से नैब ने ये जो है मुआहदा किया था, जिसका वो उसमें हिस्सा थे। फिर आपने जो ये एवनफील्ड वाला जो रेफरेंसेस चले मोहतरम नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, उसमें वो 5 मेंबर थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को घर भेजा और वो केसेस बने, जिसमें ये भी आता है, ब्रॉडशीट का भी एक हिस्सा है, क्योंकि ब्रॉडशीट ही ने वो एक किस्म का डिसाइफर या अनअर्थ। खुदा साहब फिर किसको होना चाहिए था अजमत सईद शेख की साहब की जगह पे? आपके पास आपके कोई है ऐसा नाम जो आप तजवीज़ कर सकें? 2-4 नाम आप हुकूमत को दे देते। नहीं, हम क्यों दें? हुकूमत का काम है, हम देंगे तो वो कहेंगे जी देखा ये अपने मनपसंद लोगों को चाहते हैं कि ये एनआरओ चाहते हैं। हम तो जो बात करते हैं वो सीधी सीधी हमारे ऊपर एनआरओ का ठोक देते हैं, एक लेबल लगा देते हैं। हम कोई ऐसा नाम देने को तैयार नहीं, लेकिन पाकिस्तान अगर कायम है तो फिर हुकूमत अगर किसी भी हाजिर सर्विस जज को भी लगाती, वो भी इसमें कंट्रोवर्शियल हो जाता है। इतना हाई प्रोफाइल केस है, इसका फैसला अगर अपोजिशन जमातों के खिलाफ कोई कमीशन देता है तो भी वो कंट्रोवर्शियल होता, हुकूमत के खिलाफ देता तो भी कंट्रोवर्शियल होता। ज़ाहिर है सियासी मुकदमात के तो फिर जब आते हैं इस तरह से फैसले तो लोग कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। बेतौकीर करते हैं आप, क्यों नहीं पार्लिमानी आप कमेटी बनाते, क्रॉस द आइल बनाए, उसमें ऑपोजिशन को भी रखें, बेशक गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हों, और उनको पूरा अख्तियार दें। देखें इतनी बेतौकीर कर दी है कि अगर डिप्टी चेयरमैन जो है सेनेट, वो अगर नैब वालों को बुलाता है कि भाई अपने भी तो असासे बताओ जरा, तुम अपने आप को क्यों मुकद्दस गाय बना के रखे हुए हो, तो हुकूमत उसके हक में सारी आकर डिफेंड कर रही है। ये कौन सा तरीका है भाई? आप पार्लियामान को बेतौकीर मत कीजिएगा। पार्लियामान का अख्तियार है कि वो जिसको चाहे उनका मुहासबा करे,
जो चाहे वो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी करे, जो पॉलिसी साज इदारा है उसको जो है वो करे। पार्लियामान को क्यों नहीं आप कॉन्फिडेंस में लेते? आप हर चीज अदलिया में पर क्यों डाल देते हैं भाई? जो आपका काम है आप अदलिया में क्यों डालते हो? अदलिया को क्यों कंट्रोवर्शियल बनाते हैं? अगर देखें शफाफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हो तो पार्लिमानी कमेटी अमेरिका की नहीं करती है क्या? दुनिया में पार्लिमानी कमेटियां ओपन ट्रायल नहीं करती हैं? अवाम देख रही होती है, कोई उसमें डंडी नहीं मार सकता, माफ कीजिएगा। शवाहिद भी आते हैं, सारी डिस्कशंस भी होती है, आपका मीडिया कवर भी करता है उसको, और फैसला भी आता है, और वो फैसला कबूल भी होता है सारा। तो क्यों ऐसा? तो साहब इस डिबेट को फिर पार्लियामेंट में आप लोग लेकर आए ना, पार्लियामेंट के इजलास में, वहां पर इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए, ना कि सड़कों पर और टॉक शोज में तो होती है। पार्लियामेंट में लेकर आकर इसको डिबेटेबल बनाए। नहीं, मगर किसने बनानी? पार्लिमानी कमीशन हमने तो नहीं बनाना, वो तो हुकूमत ही बनाएगी। स्पीकर और चेयरमैन बनाएगा सेनेट का। हम ऑपोजिशन तो नहीं बना सकती। ऑपोजिशन ने तो डिस्कस सारे पॉइंट ऑफ ऑर्डर्स पर एक चीज की है, कौन सी नहीं की है? ब्रॉडशीट से लेकर और कोई चीज देख ले आप, ऑपोजिशन ने तो उठाई है सारी चीजें। लेकिन ये कमेटी या कमीशन बनाना ये तो हुकूमत का काम है। चेयरमैन और स्पीकर को लें और उनका ज्वाइंट सेशन का जो है बनाए एक पार्लिमानी कमेटी, सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबर्स पर मुहित हो, ऑपोजिशन भी हो उसमें, हो अटॉर्नी जनरल भले उसका जो है हिस्सा बने और लॉ मिनिस्टर बने, वो दें, टर्म्स ऑफ रेफरेंस दें और ओपन उसको ट्रायल करें। कौम सारी देखे कि ब्रॉडशीट 2000 में कैसे मुआहदा हुआ और एक ढेला वसूल नहीं हुआ और 7 अरब रुपया दे दिया गया उस ब्रॉडशीट कंपनी को। ओ भाई, ये पाकिस्तान के गरीब अवाम का, उनके टैक्सों का पैसा है। फिर आपने जो भेज दिया एम्बेसी में, यूके की एम्बेसी में, और वो जो है आखिरी किस्त वो भी बाकी की आपने उड़ा दिए। ये नया तरीका है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इसमें कौन सी रॉक है। आप इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा, जिसने जो दिया है पैसा उसको पकड़े और बताए वो आकर के भी किस तरह से ये हुआ है, मुआहदा कैसे हुआ है, उसकी जो है फिर पैसे कैसे दिए गए हैं, फिर एक ऐसे कंपनी को दे दिए गए जिनका ब्रॉडशीट से ताल्लुक ही नहीं था, उनको भी खैर सही। अच्छा गोल साहब, अभी एक हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन के बाद आप लोगों ने फॉरेन फंडिंग केस के लिए एहतजाज किया था कि पीटीआई के उस केस पर तेजी से हेयरिंग्स हो। अब ये तो पीडीएम के सरबराह मौलाना साहब के खिलाफ ही इंकशाफात हो गए और उनके अपने ही पुराने कई सालों के साथी हाफिज हुसैन अहमद साहब ही ये इंकशाफात कर रहे हैं कि इराक और लीबिया से वो फंडिंग ले चुके हैं। तो अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर उनको अकाउंटेबल आप बनाएंगे कि वो अपनी तमाम तफसीलात जमा कराएं इलेक्शन कमीशन को? देखिए, इससे ज्यादा तस्हीक और नहीं हो सकती है कि उनके ऊपर जो हमने नहीं लगाया, अकबर एस बाबर उन्हीं का जो फाउंडर मेंबर है उसने लगाया है। 26 अकाउंट्स में से 8 इन्होंने सिर्फ इलेक्शन कमीशन को बताया। मौलाना साहब पे भी तो उन्हीं की जमात के लोग ये इंकशाफात कर रहे हैं, वही इल्जाम लगा रहे हैं। ना, ये जो है हाफिज साहब वाला बात जो कर रहे हैं, मैंने सुना है अगर लीबिया वाले ने एक चैरिटी फंड्स में से अगर एक मस्जिद को बना के दी है, वो फॉरेन फंडिंग नहीं आती उस जुमरे में। माफ कीजिएगा, अगर आप सऊदी अरब से आपने ज़ैद अल नहान हॉस्पिटल बनवाया है तो क्या वो हुकूमत पर इल्जाम आ जाएगा कि हुकूमत ने ये पैसा फॉरेन फंडिंग में आया है? आप जो है फैसलाबाद का जो है शाह फैसल ने पैसे दिए थे, जितने दिए थे जो भी, तो वो फॉरेन फंडिंग में आ जाएगा। ये मैंने सुना है। मैं तो हैरान हुआ कि ये कैसा, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, पीटीआई की मदद करने के लिए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी लगा दो इल्जाम, पीएमएलएन के खिलाफ भी लगा दो, मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ भी इल्जाम लगा दो और इतना इसको गंभीर बना दो को जी सारे जो है फॉरेन फंडिंग में। हाफिज हुसैन अहमद साहब या मौलाना शिरानी साहब जो कि तकरीबन 50 साल से जमीयत उलमा इस्लाम में, वो क्यों पीटीआई की मदद करेंगे हुकूमती जमात की? तो बड़ा खुलकर उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। उनको पता है कि फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग में क्या फर्क है, उनको पता है इस चीज का। पहले पढ़ तो लिया करें यार। मैं तो खुद 10 साल पार्लियामान का हिस्सा रहा हूं। माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि बगैर पढ़े जब हम तकरीरें करते हैं ना, और आपके टॉक शोज में भी बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें बुनियादी फर्क का ही पता नहीं होता है आईन में और कानून में क्या जो है तशखीस है प्रोहिबिटेड फंडिंग और फॉरेन फंडिंग में क्या फर्क है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि हाफिज हुसैन साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद की गई है और मौलाना फजलुर रहमान पर इल्ज़ाम लगाया गया, और इल्ज़ाम तो पीपल्स पार्टी और नून लीग पर ही हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को मेरिट की बुनियाद पर इन तमाम केसेस के फैसले जल्द करने चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाफिज हुसैन अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस मामले पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब की जानिब से मौलाना फजल रहमान पर फॉरेन फंडिंग की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई है और इसमें हाफिज़ हुसैन अहमद के उन टॉक शोज़ को बुनियाद बनाया गया है जिसमें उन्होंने लीबिया और इराक से मौलाना पर फंडिंग लेने के इल्ज़ाम आयद किए हैं। क्या फ़ारूक हबीब साहब ने हाफिज़ साहब से इस सिलसिले में कोई रब्ता किया है या हाफिज़ साहब ने क्या उनको कहीं कोई सबूत फराहम किए हैं जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की है, और इस दरख्वास्त के दायर होने के बाद इस केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी के कितने इम्कान हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब सीनियर रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। फ़ारूक हबीब साहब ने ये दरख्वास्त दायर की है, इस दरख्वास्त के दायर करने से पहले क्या आपका और उनका कोई रब्ता हुआ था? इस बारे में कहीं कोई गुफ्तगू हुई है, कोई मदद उन्होंने आपसे तलब की है इस सिलसिले में? हाफिज़ साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अरबाब साहब, असल जो बात ये है कि 7 साल से तहरीक इंसाफ के फारिग फंडिंग के हवाले से उनके एक बानी रुकन एस अकबर बाबर साहब ने बात उठाई थी और 7 साल से ये मसला इलेक्शन कमीशन और दीगर अदालतों में गर्दिश कर रही है और हमारी बदकिस्मती और अलमिया ये है कि आज तक उसका फैसला नहीं हो सका है। इसके बाद जब सूरत हाल अब सामने आई है तो मैं एक बात बताऊं कि ये मेरे इंटरव्यू के बाद ये सूरत हाल नहीं बनी है, बल्कि आपको याद होगा कि कई दिन पहले, कई हफ्ते पहले इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और तमाम सियासी जमातों को इसी हवाले से एक नोटिस जारी किया था कि वो फारंग फंडिंग के हवाले से इन सवालात का जवाब दे और बाज़ाब्ता तौर पर गालिबन कोई तारीख भी मुकर्रर की गई थी कि उस वक़्त तक आकर वो अपने हवाले से मामलात को साफ़ करें। क्योंकि ये मसला और ये तमाम चीज़ें मीडिया में आ गई थी और उन्हीं दिनों मुख्तलिफ़ चैनलों पर जब मैंने बात की और किसी एंकर के सवाल के जवाब में जब उन्होंने मुझे कहा कि क्या JUI ने भी की है, तो मैं अपनी ऐसी मालूमात जिसका इस वक्त तमाम जमात के हर रुकन को इल्म है, ये कोई नई इंकशाफ नहीं है, बल्कि मैंने कहा था कि लीबिया और इराक से उस वक्त जब सद्दाम हुसैन और कर्नल मोहम्मद क़ज़ाफ़ी मरूम में थे, उस वक़्त मौलाना साहब वहाँ दौरे करते रहे हैं और वहाँ से फंडिंग आती रही है और उस हवाले से बिल्कुल सेक्रेटरीट के लिए बात की गई थी और फिर पेशावर जो सेक्रेटरीट है उसके पेशानी पर भी वही बाकायदा तौर पर एक मार्बल के जो है स्टोन लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि लीबियन फंड से इसको कायम किया गया है। तो ये बात हमने उसी अंदाज में की थी जिस अंदाज में हमसे सवाल किया गया था। न मेरा फ़ारूक हबीब साहब से इस बारे में कोई बात हुई है, न तहरीक इंसाफ की किसी दोस्त से बात हुई है। उन्होंने अपने हवाले से ज़ाहिर है कि जवाब गज़ल के तौर पर इस्तेमाल किया है। मुझे ख़ुद मीडिया के ज़रिए पता चला कि उन्होंने जो पटिशन जमा की है उसमें मेरे जो है तमाम तर इंटरव्यूज़ के जो है वो क्लिप्स वगैरह लगाए हैं। उसके बाद भी मेरी कोई उनसे न कोई राब्ता है न कोई हमने आपस में बात की है इस बारे में। अच्छा हाफिज़ साहब, अभी लतीफ़ खोसा साहब ब्रेक से पहले मेरे साथ मौजूद थे और वो कह रहे थे लीबिया से जो फंडिंग आई वो किसी मस्जिद की तामीर के लिए आई, मस्जिद तामीर भी हो गई, वो तो ममनुआ फंडिंग में नहीं आती। तो आपके इल्म में है कि वो जो फंडिंग आई थी उससे मस्जिद ही तामीर हुई थी और वो ममनुआ फंडिंग नहीं थी? देखिए, मैंने ममनुआ गैर ममनुआ की न कल बात की थी, न मैं आज इस बारे में मैं कुछ कह सकूँगा। मस्जिद तामीर हुई है, मस्जिद भी तामीर हुई है, लेकिन इतनी सी बात मैं अर्ज़ करूँगा, अगर मस्जिद तामीर हुई है तो फिर वो सेक्रेटरीट कैसे है, और अगर सेक्रेटरीट है तो फिर मस्जिद कैसे है? फिर दोनों के साथ पीछे बहुत बड़ा घर मौलाना ने अपने लिए तामीर की है। ये तो तहकीकात के ज़रिए पता चलेगा, क्योंकि सच बात तो ये अरबाब साहब, हमें तो अब पता चला कि बैरून मुल्क लाने वाला फंडिंग जो है वो भी ममनू है। और इससे पहले आपको बताया, आपका इतना अर्सा गुज़राए सहाफ़त में इस मौजू पर किसी ने बात नहीं की है। उसामा बिन लादेन के हवाले से नवाज शरीफ साहब ने जो फंडिंग दी थी, उसके बाद शेख सवाफ जो कुवैत के थे उनसे उन्होंने ली थी नो कॉन्फिडेंस मोशन के हवाले से।
बेनज़ीर साहबा ने अपनी किताब में भी ये बात लिखी हुई है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि हिंदुस्तान से एक दो तहलील माजी में एक खैबर पख्तूनख्वा की जमात के क़यादत के हवाले की गई थी। अफ़गानिस्तान से भी कुछ जमातों के, बलूचिस्तान के हैं, उनके हवाले फंडिंग की जाती रही है। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ अगर इदारे काम कर रहे होते, अब टेबल टॉक के ज़रिए और मीडिया में हम ये बात तो करते हैं, लेकिन क्या नैब, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या FIA, क्या हमारे 36-38 एजेंसियाँ हैं, वो कोकीन और क्या कहते हैं भंग खा के सोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है। ममनुआ या गैर ममनुआ की बहस में नहीं पड़ते, लेकिन ये सूरत हाल ये जो फंडिंग थी वो क्यों इख्तिलाफ नहीं कर सकते? इस पर आपको शिरानी साहब को, शुजाल मुल्क साहब को क्या एतराज़ था इस फंडिंग पर? आप लोगों को, जब आप लोग पार्टी का हिस्सा थे, तो मौलाना साहब के इस फंड लेने पर आपको एतराज़ था? देखिए, हमें उस वक़्त ये एतराज़ तो नहीं था कि हमें पता ही नहीं था। सच बात ये, अल्लाह लगती बात ये कि फंडिंग जो जायज़ है, नाजायज़ है कानून के तहत। उस वक़्त तो मौलाना शेरानी साहब, मैंने जो शूरा के इजलास में हमने कहा था जो पैसे आए थे वो खर्च कहाँ हुए, हमने हिसाब मांगा था। वो एक अलग मौजू था और उस पर बाकायदा रिकॉर्ड पर मौजूद है शूरा में। और वो उस वक़्त मौलाना फजल रहमान साहब जो हमारे भाई हैं, वो सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि पैसे मिले हैं लेकिन हमने खर्च कर दिए हैं। तो हमने कहा कि जिस मसले के लिए आया था उस वक्त क्यों आपने खर्च नहीं किया, और अगर किया है तो आप हमें हिसाब दे दें। तो इस पर मौलाना रो पड़े और तकरीबन 3-4 घंटे तक जामिया मदनिया करीम पार्क लाहौर में हमारा इजलास इसी के शिकार रहा। फिर जो बड़े बुजुर्ग थे, मौलाना अब्दुल करीम बेर शरीफ साहब जो इस दुनिया में नहीं रहे, बड़े पीर थे, उस वक़्त अमीर थे, मौलाना हामिद मियाँ साहब थे, दीगर मेरे बहनों थे, मौलाना अब्दुल वाहिद रहमुल्लाह, इन तमाम ने जो है उस वक़्त बात को दबाया, बड़ी मुश्किल से इन लोगों को ख़त्म किया। और मौलाना फजल रहमान साहब ने रिकॉर्ड पर वादा किया कि आइंदा के लिए वो एहतियात करेंगे और इस किस्म के मामलात नहीं होंगे। जब हाफिज़ साहब ये एहतसाब के इदारे, तो मौलाना साहब से ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि डेरा इस्माइल और चक शहजाद की ये जायदादें कहाँ से आई हैं? फ़ारूक हबीब साहब ये कह रहे हैं कि ये जायदादें भी उसी पैसे से हासिल की गई होंगी जो कि फंडिंग के तहत उनको मिला है। आपके इल्म में इस पूरे अरसे में कहीं कोई ऐसी चीज़ आई कि चक शहजाद और डेरा इस्माइल की जायदादें मौलाना साहब ने क्या उस पैसे से ख़रीदी या वो उनके अपने कमाए हुए असासे हैं? देखिए, नेप ने चंद साल पहले भी एक नोटिस जारी किया था, उसके बाद वो फिर भूलने की शायद उन्हें आदत है। अभी पिछले दिनों आपको याद होगा 2-3-4 महीने पहले एक नोटिस जारी हुआ था जिसपे JUI की क़यादत ने, F की क़यादत ने कहा था कि हम इतने लोग लेकर आएंगे। फिर नैब ने जो एक प्रेस रिलीज किया कि नहीं अभी तक तो हमने नोटिस दी नहीं है। अभी आप फरमा रहे हैं कि उन्होंने नोटिस दी है, तो और आप हमसे पूछते हैं क्या नैब को ख़त्म कर दिया है? अगर कोई मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अगर कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि नैब के इदारे को ख़त्म कर दिया गया है, FIA ख़त्म हो गई है, सुप्रीम कोर्ट को जो है ताला लग गया है, उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, सेशन कोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे 36 जो एजेंसीज़ हैं जो टैक्सेस के जो है तनख्वाहें उनको मिलती है वो ख़त्म हो गई हैं, तो अरबाब साहब मैं और आप बैठकर फैसले कर लेंगे, तहकीक करेंगे और मैं और आप सज़ा भी दे देंगे। ये कि मजाक क्यों बना रहे हैं लोग हमारे? अगर नैब ने नोटिस दी है तो वो जाके कार्रवाई करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर झूठ है तो वो भी सामने आ जाए, अगर सच है वो भी सामने आ जाए। तो इसमें 7 साल इसी झूठ और सच को सामने लाने की कोशिश में से फैसले नहीं हो रहे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या नैब या मौज़ेज़ अदलिया अगर आपको बुलाती है और आपके इस इंटरव्यू की जो बातें हैं इससे मुताल्लिक़ अगर सबूत तलब करती है, बतौर गवाह आपको बुलाया जाता है, तो आप पेश होंगे मुताल्लिक़ा इदारे में? देखिए, एक बात तो ये है कि क्या नैब के पास कोई ज़रिया नहीं है? नैब के जो इतने लोग और इतने डायरेक्टर और इतने अरब रुपए जो हमारे टैक्सेस के खर्च हो रहे हैं, वो कोई अपनी सतह पर कोई तहकीक नहीं कर सके हैं। वो मुझसे जो पूछेंगे, क्या मुझसे पूछे? पहले उन्होंने जो नोटिस जारी किया था वो किस बुनियाद पर था? लेकिन मुझे या किसी भी शहरी को अदलिया या नैब बुलाती है तो हम जाएंगे, हम तो इन अदालत के मुर्तकिब नहीं होंगे। हमें जो कुछ मालूम है हम बात करेंगे।
मैंने अपने बात में ये नहीं कहा था कि ये खुर्द-ब-खुर्द है, मैंने ये नहीं कहा था कि ये ममनूआ है या गैर ममनूआ है, मैंने ये नहीं कहा था कि मस्जिद के लिए आए हैं, मदरसे के लिए आए हैं, सेक्रेटरीट के लिए आए हैं। जो बात मुझे मालूम थी मैंने ईमानदारी से बात की है, और जो बात मुझे मालूम नहीं है उसके बारे में मैंने बात नहीं की। अभी मुझसे पूछा गया था कल परसों कि इसराइल से कोई आए हैं, भारत से, मैंने कहा जी आप तहकीक करें। अब अगर सारी बातें हाफिज हुसैन अमन ने आपको बतानी है और आपको सबूत फराहम करनी है तो जस्टिस जावेद साहब आप क्या कर रहे हैं? आपके दीगर मशागिल है उसमें आप मसरूफ़ हैं। एहतिसाब मैं और अरबाब जहांगीर बैठकर बोल में या दीगर चैनलों पे करेंगे, तो फिर आप मेहरबानी करें उन्हीं मशागिल में रहे, फिर इस ओहदे को छोड़ दें। सही, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर रहनुमा यमन के, और कह रहे थे कि अगर इलेक्शन कमीशन या नैब या कोई भी मुतल्लिका इदारा उन्हें बुलाता है तो वो ज़रूर जाएंगे। जो बात उन्होंने कही है वहाँ भी वजाहत से उसको वो पेश करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, जब वापस आएंगे तो कुछ कोरोना की ख़तरनाक होती सूरत हाल पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 74 अफराद इंतकाल कर गए हैं। लेकिन कोरोना के हवाले से आज एक अच्छी खबर आई है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए अब एक प्लान तैयार कर लिया है, और इसके लिए मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर्स भी कायम किए जाएंगे, और वैक्सीन लगाने की तैयारी के लिए स्टाफ की तरबियत और दीगर इंतजामात भी अब मुकम्मल हो गए हैं। NCOC ने कहा है कि वैक्सीन लगाने के लिए जब आवाम को आगाह किया जाएगा तो उन्हें वैक्सीनेशन के लिए 8 स्टेप्स पर मुश्तमिल एक मैकेनिज्म पर अमल करना होगा। सबसे पहले तमाम शहरी बिमा फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स और SMS के जरिए 1166 पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे, या रजिस्ट्रेशन के लिए नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम की वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगले मरहले में तस्दीक के बाद मौजूदा पते की बुनियाद पर नामजद एडल्ट वैक्सीन सेंटर और पिन कोड शहरियों को बजरिया SMS भेजा जाएगा। इसके बाद तीसरा मरहला ये होगा कि अगर नामजद एडल्ट वैक्सीन सेंटर शहरियों की मौजूदा तहसील से बाहर है तो शहरी SMS के मौसूल होने के 5 दिन के अंदर NIMS की वेब पोर्टल या 1166 हेल्पलाइन पर कॉल करके अपना AVC तब्दील कर सकता है। फिर मुकर्ररा वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन की दस्तियाबी पर अपॉइंटमेंट की तारीख से कबल शहरियों को SMS भेजा जाएगा। इसके बाद 5वें मरहले की बारी आएगी जिसमें कामयाब रजिस्ट्रेशन के बाद शहरी अपना शनाख्ती कार्ड और मौसूल शुदा पिन कोड के साथ मुकर्ररा तारीख और वक्त पर एडल्ट वैक्सीन सेंटर आएंगे। 6ठे मरहले में ABC में वैक्सीन स्टाफ शनाख्ती कार्ड और पिन कोड की तस्दीक करेगा। इस तस्दीक के बाद शहरियों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इंतजामिया NIMS में तफसीलात का इंदराज कर सकेगी और शहरी को SMS के जरिए तस्दीकी पैगाम भी भेजा जाएगा, जबकि वैक्सीन के बाद 30 मिनट तक शहरी को निगरानी के लिए वहीं मौजूद रहना होगा। इस तरीक़ेकार से विफाकी, सूबाई और ज़िला महकमा सेहत के लिए रियल टाइम डैशबोर्ड खुदकार तरीके से तैयार होगा और पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी के बाद रजिस्ट्रेशन का बाकायदा अमल शुरू होगा। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इस सिलसिले में तेज़ी से काम करेगी और पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन की फराहमी जल्द और मतलूबा मिकदार में शुरू हो जाएगी। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू ताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब डॉक्टर साहब ये एक प्लान तो तैयार हो गया है, लेकिन सवाल वही है कि वैक्सीन आएगी कब, वो कितनी मिकदार में होगी। ये रजिस्ट्रेशन तो शायद करोड़ों की तादाद में लोग करवा लेंगे, लेकिन फिर ये कब से उनको मिलना शुरू होगी, ये प्रोसेस भी बड़ा लंबा है। तो ये इस प्लान के आने के बाद लोग मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे या उनके लिए आसानी पैदा हो जाएगी? डॉक्टर साहब क्या सोचते हैं आप? मेरे ख्याल से तो बहुत आसानी हो जाएगी। कम से कम एक सिस्टम होगा इन प्लेस, एक रैंडम तरीके से नहीं होगा बल्कि एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से वैक्सीन लगेगी और उसमें भी तरजीहात तय हो चुकी हैं कि किन को पहले लगेगी, किन को बाद में लगेगी। पहले हेल्थ वर्कर्स को और फिर उसके बाद जो ज़्यादा उम्र के अफराद हैं उनको पहले और फिर कम उम्र के अफराद जो हैं उनको बाद में। और एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये सारा सिलसिला होगा और हुकूमत जो है ये जो ख़ास जो ऐसे लोग हैं उन जो गरीब अफराद हैं उनको फ्री में लगाएगी, कोई पैसे वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होगी। और लेकिन जो बड़ा सवाल वही है जो आपने कहा कि वैक्सीन आएगी कब। ये शुरू तो हो जाएगी अगले महीने के शुरू से, पहले बैचेज आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इस क्वांटिटी में आने में कि पूरे मुल्क की 70% आबादी कवर हो सके, इसमें पूरा साल लग सकता है। तो ये अगले 2-3-4 महीने में क्वांटिटीज बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर भी इसके साथ साथ इंपोर्ट कर रहा होगा, वो भी वैक्सीन, लेकिन वो तो जाहिर है पैसों में बेचेगा।
लेकिन उसकी भी अप्रूवल जो है ड्रैप दे रहा है, और आगे और भी वैक्सीन जो होंगी प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर सकेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, दोनों तरफ से ये वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा इसके इस क्वांटिटी में मिले कि हर आदमी को एक्सेस हो सके इसका। और डॉक्टर साहब, फिर टेक्निकली क्या ये पूरी की पूरी वैक्सीन एक ही मुल्क से हमें खरीदनी पड़ेंगी ताकि एक ही तरह की वैक्सीन पूरे मुल्क में लोगों को लगाई जाए, या फिर आगे अगर नंबर का कोई इशू आता है कि मतलूबा मिकदार में नहीं मिल पाती एक मुल्क से, तो फिर हमें किसी दूसरे मुल्क से भी रब्ता करना पड़ेगा? जी नहीं, किसी एक मुल्क से नहीं लेनी होगी, हम जहां से मर्जी आए ले सकते हैं। 2 कंपनियां चाइनीज हैं जो जिनसे बातचीत हो रही है, और उनसे एक सीनोफार्म है और कैंसिनो, और दूसरी जो है वो कैंसिनो बायो है। तो इन दो कंपनियों से तो ये वैक्सीन आएंगी ही। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका जो यूके की जो कंपनी है, उससे भी वैक्सीन आ सकती है, और यूएस कंपनीज भी मौजूद हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर के ऊपर है कि वो कब अप्लाई करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं ड्रैप किन वैक्सीन की मंजूरी देती है, और फिर कौन सी वैक्सीन कमर्शलाइज होती हैं, ये हमने तय नहीं किया है कहीं कि किसी एक मुल्क से लेंगे। सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे, जहां से मुनासिब कीमत में और अच्छी क्वांटिटी में और अच्छी वैक्सीन मिलेगी, जिसके रिजल्ट अच्छे हैं, तो वो मंगवाई जा सकती है। और डॉक्टर साहब, क्या ऐसी भी कुछ खबरें हैं कि अगर यूके से या अमेरिका से हम कोई वो वैक्सीन मंगवाते हैं तो शायद कोल्ड स्टोरेज में उसको इतने ज़्यादा माइनस टेम्परेचर पर हमें मेंटेन रखना होगा कि वो पाकिस्तान में शायद उसको मेंटेन रखना मुमकिन ना हो पाए, इस तरह के कोल्ड स्टोरेज शायद अवेलेबल ना हो? ऐसी भी कुछ इत्तलात या कोई रिसर्च आपके सामने आई? जी, फाइजर की जो वैक्सीन है उसको -70 या 80 डिग्री पे रखना पड़ता है। मेरे ख्याल से वो मुनासिब नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम ही नहीं है कि इतने कम टेम्परेचर पर पूरे मुल्क में सप्लाई कर सकें। तो उसके अलावा बाकी जो वैक्सीन हैं वो उनके लिए 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, जो कि हमारे पास उसकी कोल्ड चेन मौजूद है, और वो मंगाई जा सकती हैं उन कंपनी से। लेकिन जो एक और जो बड़ा सवाल है वो ये है कि वो वैक्सीन इफेक्टिव कितनी होंगी, क्योंकि ये वायरस तब्दील होता जा रहा है, और इसके बारे में सवालिया निशान उठ गया है। क्योंकि जो साउथ अफ्रीका का जो वैरायटी है और जो बरतानिया में जो वेरिएंट पाया गया है, उसमें शायद उतनी वो वैक्सीन इफेक्टिव ना हो जितने के जो वुहान का, चाइना का जो ओरिजिनल वायरस था, उसमें एफिकेसी है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि किस हद तक ये इफेक्टिव होंगी और फिर कितने अरसे तक प्रोटेक्शन मिलेगी। तो अब जैसे कि कुछ जो अमेरिकन वैक्सीन हैं, वो तो जो नया वेरिएंट है उसके खिलाफ 3 दफा उसकी डोजेस कह रहे हैं लगाने पड़ेगी उसको अपने एफिकेसी रखने की। और बाकी जो वैक्सीन हैं, सिवाय 2 कंपनियों के वैक्सीन के, उनकी 2 डोजेस की जरूरत है। बाकी जो जॉनसन एंड जॉनसन है और एक और जो कैंसिनो बायो है, उसकी एक डोज काफी होगी। तो ये भी, इसमें भी वेरिएशन है कि कितनी डोजेस। जब फाइजर का ऑप्शन माइनस हो जाएगा तो फिर इसके बाद तो हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस ही रह जाएंगे कि हमें जिन कंपनी से वैक्सीन खरीदनी है। जी नहीं, फिर भी 8-9 कंपनियां उसके अलावा भी हैं जिनके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल हो चुके हैं। कुल 4 चाइनीज कंपनीज, 4 अमेरिकन कंपनीज हैं, 3 चाइनीज कंपनीज हैं, एक बरतानिया की कंपनी है और एक रशियन कंपनी है। ये है इस वक्त 10 कंपनियां, जिसमें से एक जो फाइजर जो अमेरिकन कंपनी है वो निकल जाती है। फिर भी 9 कंपनियां फिर भी रहती हैं जिनसे मंगाया जा सकता है। और चाइनीज कंपनीज मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब हैं, क्योंकि उनमें वो हमारे यहाँ क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुके हैं हमारी पॉपुलेशंस पर और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, इसकी वजह से मेरे ख्याल से वो सबसे मुनासिब रहेंगी। एक और सवाल ये है कि किस प्राइस में मिलती हैं, क्योंकि जो ये जो है एस्ट्राजेनेका वो 1.78 यूरो, यानी कि एक तकरीबन 360 रुपए की डोज में यूरोप में सप्लाई की जा रही है, जो एस्ट्राजेनेका बेच रहा है। जो इंडियन वैक्सीन है वो भी 200 और 300 इंडियन रुपीज, यानी कि 400 और 600 पाकिस्तानी रुपयों में करोड़ों की डोजों में ऑर्डर कर दिया है बरतानिया गवर्नमेंट। तो ये मतलब ये कि 1000 रुपए से कम रेट में ये अवेलेबल हो रही हैं, मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई की जा रही हैं। पाकिस्तान में किस तरह से मिलती है, इसके बारे में भी एक सवालिया निशान है। डॉक्टर साहब, 2-2.5 माह पहले जब मौसम चेंज होना शुरू हुआ था, सर्दी का आगाज़ हुआ था, तो फिर इसकी सेकंड वेव पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शदीद हो गई थी। अब एक बार फिर 15-20 दिन बाद या महीने बाद मौसम आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू होगा, ये सर्दी की शिद्दत में थोड़ी कमी आएगी, तो फिर ये जो सेकंड वेव बहुत ज़्यादा अपनी पीक पर चली गई थी, ये भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होगी। मसला यही है कि ये मौसम से इसका इतना ताल्लुक नहीं है,
जितना एहतियात से है। लोग एहतियात ज़्यादा करते हैं, पब्लिसिटी ज़्यादा होती है, तो फिर ये वेव जो है कम हो जाती है, और फिर एहतियात कम कर देते हैं तो वेव, तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी वेव्स ये आती रहेंगी। अगले साल, पूरे साल में ये वेव्स आती रहेंगी, बढ़ेगा फिर कम होगा, बढ़ेगा फिर कम होगा। लेकिन खतरे की बात यह है कि क्योंकि ये म्यूटेट कर रहा है, खुदा ना करे कि इसमें हलाकतें ज्यादा ना होने लगे, ऐसी शक्ल ना अख्तियार कर ले, तो ये सबसे बड़ा खतरा है इस वक्त, जिसकी वजह से सारे ममालिक परेशान हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि एहतियात ही इस वायरस के लिए सबसे बड़ा हथियार है। वैक्सीन ज़रूर आ रही है, लेकिन साथ साथ इसकी वेव्स भी आती रहेंगी और वक्तन फ़वक्तन इसकी हैयत भी तब्दील होती रहेगी। और आखिर में जाते जाते चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने जुल्म की इंतहा कर दी है। बोल को बंद करने की, बोल के लबों को खामोश कराने की एक और कोशिश उन्होंने की, जिसको हमारी अदलिया ने नाकाम बना दिया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार से हम उनसे ये अपील करते हैं कि जो गैर कानूनी तैनाती सलीम बेग की उनके ओहदे पर है, हुकूमत इस सिलसिले में बिल्कुल बेबस है। अब तक कोई एक्शन हुकूमत की जानिब से इन 43 रोज़ में नहीं लिया गया, तो अब हमारी अदलिया को, चीफ जस्टिस साहब को ही इस पर कोई नोटिस लेना पड़ेगा और बोल को इंसाफ दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि बोल हमेशा मजलूमों की आवाज़ बनता है। हक और सच के लिए बोल हमेशा आवाज़ उठाता आया है। तो अब हम अदलिया से अपील करते हैं कि बोल को वो इंसाफ दिलाए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।